हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पाठ 2 के लिए अम्ल, भस्म और लवण में आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है। और हमने इसके पीछे वाले क्लास में अम्ल और भस्म के 3 गुण पढ़ रखे हैं। सही है। आइए आगे का गुण अध्ययन करते हैं इसमें कि अम्ल और भस्म के आगे का गुण क्या है। तो चौथा गुण आप देखिए, अम्ल तथा भस्म के साथ धातु की अभिक्रिया। तो इसमें जानने वाली बात है। देखिए धातु जो है ना, इसमें हाइड्रोजन से शुरू होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम शुरू होता है ना। तो हाइड्रोजन से ऊपर के धातु, ध्यान से समझिएगा आप लोग। हमने कहा कि अम्ल तथा भस्म के साथ धातु की अभिक्रिया। तो कौन सी धातु? हाइड्रोजन से ऊपर की धातु। ठीक है। अम्ल तथा भस्म से अभिक्रिया करके, ठीक है, हाइड्रोजन और जल मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है? हाइड्रोजन तथा जल मुक्त करता है। देखिए हाइड्रोजन से ऊपर के धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन तथा जल क्या करता है? मुक्त करता है। तो एक बात आती है यहाँ कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है। ठीक है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम। पोटेशियम, ठीक है। और सबसे कम क्रियाशील धातु है सोना। कौन सा? सोना है। ठीक है ना। तो इसमें आप ये चीज याद कर सकते हैं, आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? पोटेशियम। और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है? सोना। कोई दिक्कत? और आएगा अगर बात कि अम्ल तथा भस्म के साथ धातु की अभिक्रिया, तो आप समझा सकते हैं उस चीज को कि हाइड्रोजन से ऊपर के धातु के साथ अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके हाइड्रोजन तथा जल क्या करता है? मुक्त करता है। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, धातु के साथ कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया। देखिए जब धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है, जल बनाता है और CO2 मुक्त करता है। ठीक है। क्योंकि अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के आप सूत्र लिखेंगे तो उसमें आपको CO2 दिख जाएगा। ठीक है ना। तो आप याद कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में नोट करने लायक चीज है। और अम्ल और भस्म के गुण में भी है कि धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अम्ल की जब अभिक्रिया होती है तो लवण उत्पन्न होता है, उसके साथ साथ जल उत्पन्न होता है और CO2 मुक्त होता है। या लिख देते हैं, देखिए लवण, जल और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत? इसमें हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन से ऊपर सोचना है, नीचे नहीं। क्योंकि अम्ल और भस्म के साथ धातु की अभिक्रिया की अगर बात आएगी तो आप सीधे कहिएगा कि हाइड्रोजन से ऊपर के धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा और जल मुक्त करेगा। और सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होगा? पोटेशियम होगा। और सबसे कम क्रियाशील कौन होगा? सोना। कोई दिक्कत? अब चलिए तीसरा बढ़ते हैं, अम्ल भस्म की अभिक्रिया। ये तो आपको पता है, अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण तथा जल बनाता है। और इसको हमने अभिक्रिया के थ्रू भी आपको बताया है। ये ऑब्जेक्टिव में भी है या सब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण तथा जल बनाता है। कोई दिक्कत? अब आइए सातवां देखते हैं, धातु के ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया। आइए देखते हैं सातवां जो है गुण, धातु के ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया। देखिए धातु के ऑक्साइड जो होते हैं ना, भस्म कहलाते हैं। धातु का ऑक्साइड क्या कहलाता है? भस्म कहलाता है। अब आपको पता है कि भस्म जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण तथा जल बनाएगा। कोई दिक्कत नहीं? लिख लीजिए आप, इसको भी लिख सकते हैं कि लवण तथा जल बनाता है। कोई दिक्कत? यानी आप देख सकते हैं कि अम्ल और भस्म के गुण में ज्यादातर जो चीज प्राप्त हो रहा है वो लवण है और जल है। क्योंकि अम्ल और भस्म जब अभिक्रिया करता है तो 100% लवण और जल प्राप्त होता है। तो देख लीजिए, ये भूलने वाली बात तो है नहीं
आप चाहें तो लवण और जल को पकड़ के रखिएगा तो ये सारा गुण लिखा जाएगा अपने आप, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं कि सांद्र H2SO4 में जल कभी नहीं डालना चाहिए, क्यों? ठीक है, सांद्र H2SO4 में जल कभी नहीं डालना चाहिए, क्यों? ठीक है, देखिए सांद्र H2SO4 है क्या, पहले इस चीज को जानना जरूरी है। सही है, यानी कि जिस H2SO4 के विलयन में अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है ना, उसको सांद्र H2SO4 कहते हैं, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। नाम ही है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी इसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा रहेगी वो सांद्र हो जाएगा, और जिसमें कम रहेगा वो क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आ रही बात समझ में? यानी सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का अर्थ समझ में आता है ना जी, जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो वो सांद्र है, और जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो क्या है, तनु है। कोई दिक्कत? तो बैठ जाइए। देखिए क्या है ना कि एक बर्तन लेते हैं, एक प्रखनली लेते हैं, ठीक है। जब एक प्रखनली लेते हैं हम लोग, ये प्रखनली जो है कांच का बना होता है। किस का बना होता है? कांच का बना होता है, और इसका आविष्कारक है विलियम क्रुक्स, ठीक है, विलियम क्रुक्स, अच्छा विलियम क्रुक्स कहलाते हैं, ठीक है, क्रुक्स, ठीक है, विलियम क्रुक्स इसका आविष्कारक है। तो ये कह रहा है ना कि अगर इसमें अंदर अगर सांद्र H2SO4 डाला गया है तो इसमें जल न डाले, क्यों? ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें जल डालिएगा ना तो इससे अभिक्रिया करके वो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करने लगेगा, ठीक है। अब इतना ऊष्मा उत्पन्न करने लगेगा कि बाहर भी गिरने लगेगा ऐसे, ठीक है। अगर बाहर नहीं गिरा तो इतना ये गर्म कर देगा कि प्रखनली क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जब टूट जाएगा प्रखनली तो आपका प्रयोग क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा, और इससे क्षति भी होगी आपको। इसी से बचाने के लिए कभी भी सांद्र H2SO4 में जल नहीं डालना चाहिए, ठीक है। फिर से एक बार, सांद्र H2SO4 में जल क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि अगर इसमें आप जल डालते हैं तो इससे अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करके इतना न अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करने लगेगा, यानी खोलने लगेगा कि अम्ल की मात्रा बाहर छलक जाएगी, यानी बाहर गिरने लगेगी। या फिर कहीं और ज़्यादा डाल दीजिएगा जल तो ये गर्म होकर प्रखनली को क्या कर देगा, तोड़ देगा, और आपका परीक्षण अधूरा रह जाएगा और आपको शारीरिक क्षति भी उठाना पड़ जाएगा। कोई दिक्कत? तो इससे बचाने के लिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के अंतर्गत कभी भी जल ना डालें। हाँ, एक चीज कर सकते हैं आप कि जल में थोड़ा थोड़ा करके, अगर इसमें जल है तो थोड़ा थोड़ा करके आप क्या कीजिए, H2SO4 को डाल सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा देखिए, जल नहीं डालें, जल में किसको डालें, H2SO4 को डाल सकते हैं। कोई दिक्कत? ध्यान से समझिएगा, हमने आपको प्रश्न आपको बताया कि सांद्र H2SO4 में जल कभी नहीं डालना चाहिए, क्यों? क्योंकि जब हम जल डालेंगे इसमें तो H2SO4 से अभिक्रिया करेगा जल, और इतना खोलने लगेगा, यानी इतना ऊष्मा उत्पन्न करने लगेगा कि इस प्रखनली को भी तोड़ सकता है, और इसको और इससे बाहर भी छलक के गिर सकता है। तो जब गिरेगा तो प्रयोग तो सफल हो गया, और वहाँ क्या होगा, क्षति भी होगा। तो इससे बचाने के लिए सांद्र H2SO4 में कभी क्या नहीं डालते हैं, जल डालते हैं। कोई दिक्कत? अब अगला हम बताएं कि क्या कर सकते हैं आप, जल में H2SO4 थोड़ा थोड़ा करके क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा डालिए, टूटता जाएगा टूटता जाएगा टूटता जाएगा, और आपकी क्रिया पूरी हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े। एक अम्ल और भस्म में थोड़ा हम बता दें आपको कि अम्ल तथा भस्म की जल से अभिक्रिया क्या है, ठीक है।
इससे जुड़ा हुआ चीज मालूम पड़ता है ना। देखिए अब इस सल्फ्यूरिक अम्ल को ही ले लीजिए, जल से जब अभिक्रिया कर रहा है तो उष्मा उत्पन्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि अम्ल और भस्म जल से अभिक्रिया करके उष्मा उत्पन्न करता है, कोई दिक्कत नहीं। और ये उष्मा जब उत्पन्न करता है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ थोड़ा सा अम्ल और भस्म के गुण में एक पॉइंट छूट गया था, तो ये जुड़ा तो याद आ गया फिर कि अम्ल और भस्म जल से अभिक्रिया करेगा तो उष्मा उत्पन्न करेगा, ठीक है ना, इसलिए इसको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ये बात तो समझ में आ गया कि शांत H2SO4 में जल कभी क्यों नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो भी इसमें डालेंगे जल इससे अभिक्रिया करेगा और इतना गर्म हो जाएगा कि छलक के बाहर भी आ जाएगा, खोलने लगेगा। अब कोई चीज़ खोलता है तो बाहर ही ना छलकता है, अगर ये नहीं हुआ, ज़्यादा हो गया तो ये टूट भी जाएगा, और जब प्रखंडित टूटेगा तो पूरा फैल जाएगा ना जी, एक तरह से विस्फोट होगा और इसे क्षति होगा। इससे बचाने के लिए कभी भी सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर क्या ना डालें, जल। हाँ, एक काम कर सकते हैं आप कि जल में सल्फ्यूरिक अम्ल आप थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं और डाल के उसको तोड़ सकते हैं। एनी डाउट? आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सोडियम को किरोसिन में डुबा के क्यों रखा जाता है? किरोसिन मतलब किरासन तेल। देखिए सोडियम को किरोसिन में डुबा के रखने का एक ही रीजन है कि अगर सोडियम खुले वातावरण में आ जाएगा या फिर ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगा तो जानते हैं क्या बना देगा, सोडियम ऑक्साइड बना देगा, यानी अपना यह मूल गुण खो देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। इसीलिए सोडियम धातु को किरोसिन में डुबा के रखा जाता है। तो किरोसिन में तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, जल में अगर डुबा के रखेंगे तो उसमें तो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन से वो क्या कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा। इसलिए क्या करते हैं कि सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए किसमें डुबा देते हैं, किरोसिन में। क्लियर? फिर से एक बार, सोडियम को हम किरोसिन में डुबा के इसलिए रखते हैं कि अगर सोडियम खुली वातावरण में रहेगा तो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, अगर जल में भी डुबा देंगे तो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना देगा, या अपनी प्रारंभिक गुण को क्या कर देगा, खो देगा। इसलिए इससे बचाने के लिए सोडियम को किरोसिन में डुबा के रखा जाता है, कोई दिक्कत। एक यही प्रश्न उठता है कि फास्फोरस को जल में डुबाकर क्यों रखा जाता, ठीक है। देखिए यहाँ सोडियम को किरोसिन में डुबा के क्यों रखा जाता है हमने बताया, और यहाँ हम बता रहे हैं कि फास्फोरस को, कौन फास्फोरस, पीला फास्फोरस, क्योंकि पीला फास्फोरस या सफेद फास्फोरस, ठीक है, लाल फास्फोरस नहीं। लाल फास्फोरस रगड़ से जलता है, उसी के माचिस का तीली बनाया जाता है। आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि माचिस का तीली किस फास्फोरस से बनता है, लाल फास्फोरस से, कोई दिक्कत। लेकिन फास्फोरस को जल में डुबा कर रखा जाता है क्यों? देखिए अगर फास्फोरस को आप खुली वातावरण में रखेंगे ना तो सीधे स्वतः ये जलने लगेगा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके।